हेलो दोस्तों, न्यूज़पेपर से प्रश्न पत्र तक की सीरीज में आप सबका स्वागत है। 9 फरवरी 2026 की हम बात करेंगे। बेसिकली यूपीएससी विदाउट क्लटर का काम है आपको न्यूज़पेपर से वो सारी न्यूज़ेस पहुंचाना जो आप डायरेक्टली मेंस में यूज़ कर पाओ और जिनमें से डायरेक्टली प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सके। ठीक है, तो ये बात हम गारंटी के साथ कह रहे हैं कि वी आर नॉट गोइंग टू डम्प यू विद द इंफॉर्मेशंस। जो जो जरूरी है जिनको आप डायरेक्टली मेंस में प्रोड्यूस कर पाओ उनकी हम डायरेक्ट बातें करेंगे। विदाउट गेटिंग डिले स्टार्ट करते हैं सेशन को। हमारी फर्स्ट न्यूज़ क्या कहती है? इंडिया मलेशिया इंक पैक्ट्स टू एक्सपेंड स्ट्रेटेजिक टाइज। इंडिया और मलेशिया ने स्ट्रेटेजिक टाइज को एक्सपेंड करने के लिए एग्रीमेंट साइन किया है। ठीक है, इस एग्रीमेंट में जो सबसे ज़्यादा फोकस किया गया वो किया गया है सिक्योरिटी पर, काउंटर टेररिज्म के लिए, दूसरा सेमीकंडक्टर पर। हमारे प्राइम मिनिस्टर जी गए हुए थे कुआलालंपुर। वहां पर वो मलेशियन पीएम के साथ मिले और दोनों कंट्रीज ने ट्रेड इन लोकल करेंसीज में ट्रेड को प्रमोट करने के लिए बातें की। ठीक है, इस पूरी न्यूज़ को डिटेल में समझते हैं, यूपीएससी से लिंक करके नोट्स बनाते हैं ताकि हम डायरेक्ट अगर इंडिया और मलेशिया के रिलेशनशिप की बात की जाएगी मेंस में तो हम डायरेक्ट अपने पॉइंटर्स को इनपुट करें। पहले लोकेशन देख लो, ये है हमारा प्यारा भारत और ये है मलेशिया जिसकी कैपिटल बर्मा। यू कैन सी हमारा पूरा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो हैं वो मलेशिया के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। पहला चीज़ ये हमने देख लिया न्यूज़ क्या कह रही है। अगर बैकग्राउंड की बात की जाए दोनों कंट्रीज़ के रिलेशनशिप कैसे रहे हैं तो करेंटली हम अपनी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को और ज़्यादा एक लेवल ऊपर ले जाने की बात कर रहे हैं। दोनों कंट्रीज़ के बीच में डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स 1957 से स्टार्ट हुए थे। बेसिकली जो मलेशिया है ना वो हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी का मेजर पिलर है। पहले हम क्या बात करते थे? लुक ईस्ट, अपनी ईस्ट की तरफ से देखते थे, बट अब हम एक्ट ईस्ट की बात कर रहे हैं। उसके लिए मलेशिया एक हमारा मेजर पिलर है। इंडियन ओशियन पैसिफिक इंटरफेरेंस में बेसिकली दोनों कंट्रीज बात करती हैं कि इंडियन ओशियन और पैसिफिक रीजन जो है इसे फ्री बनाया जा सके, यहाँ से ट्रेड जैसी चीज़ें ट्रेड सिक्योर किया जा सके और किसी एक कंट्री का डोमिनेंस ना एस्टैब्लिश हो, बेसिकली चाइना का। अब एक एक करके बात करते हैं। देखो दोनों कंट्रीज की जो पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं, रेगुलर विजिट्स होते हैं, वहाँ के पीएम फॉरेन मिनिस्टर्स इंडिया आते रहते हैं और हम लोग मलेशिया जाते रहते हैं। ठीक है, ये जो बायलैटरल रिलेशनशिप है ये आसियान में, ईस्ट एशिया समिट में, आसियान रीजनल फोरम और इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशंस, इन मल्टीलैटरल फोरम्स में स्ट्रॉन्ग कोऑपरेशन को दर्शाएगी। इंडिया मलेशिया एक ही पेज पर लाया करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यूएनएससी में इंडिया की परमानेंट मेंबरशिप के लिए मलेशिया सपोर्ट करता है हमें। ठीक है, तो अगर हम यूनिलैटरल लेवल पे या मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म्स में चाहते हैं कि हम जो स्टैंड रखें उसके सपोर्टिव्स रहें, उसके लिए पहले हमें हमारे बायलैटरल रिलेशंस भी बेहतर करने पड़ेंगे। ठीक है, अगर स्ट्रैटेजिक और सिक्योरिटी कोऑपरेशन की बात करें तो डिफेंस में वी बोथ डू जॉइंट एक्सरसाइजेस, मिलिट्री एक्सरसाइजेस, ट्रेनिंग एज वेल एज डिफेंस इंडस्ट्री में कोलैब भी करते हैं एक दूसरे के साथ। बेसिकली दोनों कंट्रीज मैरीटाइम सिक्योरिटी को एंश्योर करने के लिए कोऑपरेट करती है। वी ऑल नो स्ट्रेट ऑफ मलक्का, साउथ चाइना सी, स्ट्रेट ऑफ मलक्का इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रेड। बहुत ही जिस तरह से सुएज कैनाल और रेड सी वाला रीजन इंपॉर्टेंट है वैसे ही पैसिफिक ओशियन में, इंडियन ओशियन में स्ट्रेट ऑफ मलक्का इंपॉर्टेंट है। तो ये इंश्योर करना कि स्ट्रेट ऑफ मलक्का में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन हो एज वेल एज फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो, कोई एक पावर अपनी हेजेमनी को स्टैब्लिश ना कर सके, इसलिए दोनों कंट्रीज कॉपरेट करती हैं। दोनों कंट्रीज सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए
दे बोथ गो विथ काउंटर टेररिज्म, टेररिज्म को काउंटर करना चाहती हैं दोनों ने। गुड और बैड टेररिस्ट कुछ नहीं होता है, टेररिस्ट मतलब टेररिस्ट। दे यूज टू शेयर देयर इंटेलिजेंस एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, कि टेररिज्म को कैसे ख़त्म किया जाए। इकोनॉमिक एंड ट्रेड रिलेशन की बात करें तो आसियान ग्रुप में मलेशिया इज अमंग इंडियाज टॉप ट्रेडिंग पार्टनर। ठीक है, अगर इंडिया कौन कौन से गुड्स एक्सपोर्ट करता है तो इट इंक्लूड्स पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, फार्मास्यूटिकल्स, मशीनरी एंड राइस। वहीं इंडिया इंपोर्ट करता है पाम ऑयल, इलेक्ट्रॉनिक्स, एलएनजी एंड सेमीकंडक्टर। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जिस पर अब फोकस किया जा रहा है वो हम कह रहे हैं कि अब हम लोकल करेंसी में सेटलमेंट करेंगे, दैट मीन्स इंडियन रुपी एंड मलेशियन रिंगिट। अगर प्रीलिम्स पूछ ले रिसेंटली रिंगिट वॉज इन न्यूज़, ये किससे रिलेटेड है, तो ऑब्वियस सी बात है मेजर लोगों को लगेगा कि ये कोई नई स्पीसीज आई होगी, कोई नया कॉरिडोर होगा, कोई नई प्लेसेस इन न्यूज़ होगी, बट इट इज़ अ मलेशियन करेंसी जिसमें हम अब ट्रेड करने की बात कर रहे हैं, सेटलमेंट करने की बात कर रहे हैं। इससे क्या होगा, दिस विल रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन यूएस डॉलर, दैट मीन्स डी डॉलराइजेशन। वी ऑल नो जितना ज़्यादा कंट्रीज डॉलर को यूज़ करेंगी उतना ज़्यादा यूएसए पावरफुल बनेगा। सो कहीं ना कहीं हम डॉलर को सप्लीमेंट करने की बात कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि अब हम कंप्लीटली डॉलर पर डिपेंडेंट ना रहें, डॉलर के अलावा भी किसी और करेंसी में ट्रेड करें। इसीलिए इंडिया और मलेशिया ने बात किया कि इंडियन रुपी और मलेशियन रिंगिट में अब ट्रेड किया जाएगा। ये मेजर जो बात की गई इस बार की विजिट में। दूसरा, सेमीकंडक्टर और टेक्नोलॉजी के सेक्टर में अब हमारे लिए मलेशिया क्यों इम्पोर्टेंट है, बिकॉज सेमीकंडक्टर असेंबली के लिए, टेस्टिंग के लिए, पैकेजिंग के लिए मलेशिया इज अ ग्लोबल हब और इंडिया इज इन इट्स डेवलपिंग स्टेज, कि हमें सेमीकंडक्टर मिशन को डेवलप करना है, हमें सेमीकंडक्टर की सप्लाई चेन मेंटेन रखनी है, तो इसके लिए हम मलेशिया की मदद ले सकते हैं। इसलिए हमने सेमीकंडक्टर सेक्टर में मलेशिया के साथ एग्रीमेंट साइन किया है रिगार्डिंग टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, स्किल डेवलपमेंट, सप्लाई चेन रेजिलियंस एंड एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, उसके बाद एनर्जी कॉर्पोरेशन की बात करो तो मलेशिया मेजर सप्लायर है एलएनजीसी का और क्रूड ऑयल का। ठीक है, एनर्जी सिक्योरिटी, रिन्यूएबल एनर्जी और बायोफ्यूल्स, इन तीनों में भी दोनों कंट्रीज मिलकर के कॉपरेट करने की बात कर रही हैं। वी हैव शेयर्ड कमिटमेंट कि हम इंडो पैसिफिक रीजन को फ्री, ओपन एंड इंक्लूसिव बनाना चाहते हैं। दोनों कंट्रीज अनक्लॉज बेस्ड मैरीटाइम ऑर्डर को फॉलो करती है। अनक्लॉज बेस्ड बेसिकली सी बॉर्डर्स को मैनेज करने के लिए बनाई गई ट्रीटी है 1982 में, जिससे साइन किया गया था। ठीक है, दोनों कंट्रीज उस ऑर्डर को, रूल बेस्ड ऑर्डर को फॉलो करती हैं। दैट मीन्स मैरीटाइम डोमेन में अवेयरनेस, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए भी दोनों कंट्रीज कोलैब करती हैं। ठीक है, तो इतने सारे सेक्टर्स हैं जिसमें दोनों कंट्रीज एक दूसरे के साथ एक्सचेंजेस करती हैं, साथ के साथ कल्चरल एंड पीपल टाइज में। इंडियन डायस्पोरा इन मलेशिया, दैट मीन्स 2 मिलियन जो इंडियन लोग हैं वो मलेशिया में रह रहे हैं। ठीक है, रामायण और संगम एरा से दोनों कंट्रीज का इन्फ्लुएंस रहा है। कल्चरल फेस्टिवल्स शेयर करते हैं। एजुकेशनल एंड टूरिज्म एक्सचेंजेस आर ऑल्सो ग्रोइंग। सो वी कैन से कि डिफरेंट सेक्टर्स में इंडिया और मलेशिया आर हैविंग एक्सचेंजेस। अब क्वेश्चन उठता है, मैम व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ मलेशिया फॉर इंडिया, हमारे लिए मलेशिया इंपॉर्टेंट क्यों है। पहला, टू स्ट्रेंथन द एक्ट ईस्ट पॉलिसी, टू एनहेंस मैरीटाइम सिक्योरिटी। यू ऑल नो कि ये जो हमने लोकेशन देखी, कहीं ना कहीं इसी लोकेशन में साउथ चाइना सी, जो कि चाइना के द्वारा क्लेम किया जाता है कि उसका रीजन है, तो मैरीटाइम सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए हमारे पास अपना एक ग्रुप होना चाहिए। इट सपोर्ट्स इंडियाज सेमीकंडक्टर एम्बिशंस, हमारे सेमीकंडक्टर एम्बिशन को सपोर्ट कर रहा है। लोकल करेंसीज में ट्रेड एक्सपेंड होंगे,
रीजनल पावर एसिमेट्री जो है, इस एरिया में चाइना अपनी डोमिनेंस स्टैब्लिश करना चाहता है, उसको काउंटर बैलेंस किया जा सकता है विद द पार्टनरशिप ऑफ इंडिया एंड मलेशिया. दैट्स व्हाई मलेशिया इज इम्पोर्टेंट फॉर अस. समझ में आया? अब सोचो, तुमने पूरा इंडिया और मलेशिया के बीच में क्या क्या सेक्टर्स हैं जहां जहां दोनों कंट्रीज एक्सचेंजेस करती हैं, जहां पर ग्रोथ का पोटेंशियल है, जो अभी एग्रीमेंट साइन किए गए वो पूरा पढ़ लिया तुमने. ठीक है. अगर चैलेंजेस की बात करें तो यहाँ पर चाइना का इम्पैक्ट बना रहता है, तो चाइना का डोमिनेंस ना हो, मलेशिया जो है वो इंडिया की तरफ टिल्टेड रहे, इसके लिए इंडिया को कंटिन्यूसली एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे. वन वे नहीं बनाना पड़ेगा कि हम हमारे हिसाब से सिर्फ एग्रीमेंट साइन करें, बल्कि मलेशिया के इंटरेस्ट को भी कंसीडर करना पड़ेगा. ठीक है. Try to attempt this question. India and Malaysia share converging interest in the Indo-Pacific region. Analyze their cooperation in maritime security and counter-terrorism. 250 वर्ड्स में लिखने की कोशिश करो. कमेंट सेक्शन में बताओ. अगर आप इसका आंसर चाहते हो तो मैं आपको इसका एक मॉडल आंसर भी प्रोवाइड करूंगी इन आवर टेलीग्राम चैनल, और जिसे हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस कर लेंगे. अगली न्यूज की बात करते हैं. दिस इज अबाउट द क्वेश्चन एंड आंसर. बहुत ब्यूटीफुल एडिटोरियल है. डायरेक्ट पार्लियामेंट की एफिशिएंसी से लिंक कर सकते हो. ये ना मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूपीएससी का. यूपीएससी को इस तरह की न्यूज़ेस पसंद है. इसको पहले हम अटेम्प्ट करेंगे और इससे रिलेटेड इसको पहले हम समझेंगे और फिर इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे. ठीक है. न्यूज़ क्या कह रही है कि यूजुअली लोकसभा में क्या होता है, प्रेसिडेंट ने एड्रेस दिया, प्रेसिडेंट के एड्रेस के बाद प्राइम मिनिस्टर डिबेट को रिप्लाई करते हैं. मतलब कि जो भी ऑपोजिशन के लीडर्स हैं, जो ऑपोजिशन पार्टी के मेंबर्स हैं, वो प्राइम मिनिस्टर से क्वेश्चन करते हैं रिलेटेड टू पॉलिसी, रिलेटेड टू एनीथिंग, जो भी मतलब पॉलिसी डिस्कस की गई उससे रिलेटेड डिस्कशन करते हैं, उनसे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं. उसके बाद पार्लियामेंट में मोशन ऑफ थैंक्स पास होता है. दैट मीन्स कि जो भी प्राइम मिनिस्टर ने पॉलिसीज रखवाई प्रेसिडेंट के थ्रू, उनमें डिबेट एंड डिस्कशन हो गया. अब आप मोशन ऑफ थैंक्स पास करो. बट अभी क्या हुआ, हमने डिबेट को अवॉइड किया. पार्लियामेंट में डिबेट एंड डिस्कशन हुआ ही नहीं, डायरेक्ट मोशन ऑफ थैंक्स पास कर दिया गया. दैट मीन्स अब पार्लियामेंट्री कन्वेंशन जो एक तौर तरीका है पार्लियामेंट के फंक्शनिंग का, उसको आप नहीं फॉलो कर रहे हो, है ना. भले ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म नहीं है, बट पार्लियामेंट्री कन्वेंशंस शुड ऑल्सो बी फॉलोड लाइक रूल्स एंड लॉज रिटन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशंस. ठीक है. अब न्यूज़ इतनी सी है, बट आप इस पार्लियामेंट के एक्ट को अलग अलग चीज़ों से कनेक्ट कर सकते हो. पहला, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पार्लियामेंट्री कॉन्टेक्स्ट. ठीक है. अक्सर प्रेसिडेंट के एड्रेस के बाद मोशन ऑफ थैंक्स पास होता है. आर्टिकल 87 ये कहता है कि प्रेसिडेंट एड्रेसेस पार्लियामेंट एट द बिगनिंग ऑफ फर्स्ट सेशन ईच ईयर. हर साल का जो पहला सेशन होता है बेसिकली वो होता है बजट सेशन. अभी आया बजट सेशन स्टार्ट हुआ, इसके बाद मोशन ऑफ थैंक्स पास होगा दोनों हाउसेस में. ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा गया है, बट स्टिल जो डिबेट है, जो क्वेश्चन अराइज होंगे प्राइम मिनिस्टर के ऊपर, दैट्स अ कन्वेंशन दैट शुड बी फॉलोड. ठीक है. बट पार्लियामेंट ने इस कन्वेंशन को फॉलो नहीं किया. अब क्वेश्चन उठता है कि ये नहीं किया गया, दैट मीन्स अब इससे क्या क्या चीज़ें इम्पैक्ट होंगी. पहला, रोल ऑफ प्राइम मिनिस्टर. प्राइम मिनिस्टर का क्या रोल है. आप बात करते हो, प्राइम मिनिस्टर लोकसभा का लीडर है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है लोकसभा के लिए. दैट मीन्स अगर प्राइम मिनिस्टर रिप्लाई करते तो ये क्रिटिसिज्म को एड्रेस करना होता, गवर्नमेंट की पोजीशन को क्लैरिफिकेशन मिलता, और इट विल एंश्योर द एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी. देखो एक चीज़ याद रखना, हमेशा जो इंडियन फॉर्म ऑफ सिस्टम है इसमें
एग्जीक्यूटिव्स आर रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर्स। एग्जीक्यूटिव कोई भी एक्शन कर रहा है उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल है, उसके लिए वो आंसरेबल है टुवर्ड्स लेजिस्लेचर्स। ठीक है। अब पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट ने एड्रेस किया, ठीक है, इसके बाद डिबेट एंड डिस्कशन होगा और उन डिस्कशंस का रिप्लाई देना था प्राइम मिनिस्टर को। दैट मीन्स आप लेजिस्लेचर को बता रहे हो कि कोई पॉलिसी के बारे में जिस पर उनको डाउट है। अगर आपने डिबेट एंड डिस्कशन नहीं किया मतलब कि आप क्रिटिसिज्म को एड्रेस ही नहीं कर रहे हो, गवर्नमेंट की पोजीशन ही क्लैरिफाई नहीं हो रही है, एक तरह से आप अकाउंटेबिलिटी के पीछे हट रहे हो। ठीक है। अब अगर बात करें स्पीकर्स का रोल, जो स्पीकर का रोल, ऐसा माना जाता है कि स्पीकर शुड बी इम्पार्शियल और वो पार्लियामेंट्री नॉर्म्स का गार्जियन होता है। वो उसकी ड्यूटी है वो ये इंश्योर करे कि कन्वेंशंस, रूल्स, रेगुलेशंस सारे फॉलो हों। ठीक है। और उसे इम्पार्शियली एक्ट करना है, भले वो किसी ना किसी पार्टी का मेंबर रहता है, बट यहाँ पर जो रूलिंग पार्टी है उसी का मेंबर है स्पीकर, और रूलिंग पार्टी मनमाने तरीके से कन्वेंशंस को फॉलो नहीं कर रही है तो यहाँ पर स्पीकर को रोकना चाहिए, स्पीकर को मोशन ऑफ थैंक्स इंट्रोड्यूस ही नहीं करने देना चाहिए। ठीक है। तब जा करके हम कहेंगे कि स्पीकर जो है वो पार्लियामेंट्री नॉर्म्स का गार्जियन है एंड ही इज एक्टिंग इम्पार्शियली। समझ में आया। दूसरा चीज जो क्वेश्चन में आ रही है दैट इज लीडर ऑफ ऑपोजिशन एंड राइट टू स्पीक। हम हमारी पार्लियामेंट में लीडर ऑफ ऑपोजिशन क्यों बनाते हैं? ताकि गवर्नमेंट के एक्शंस को स्क्रूटिनाइज किया जा सके। गवर्नमेंट जो बनाई गई है वो अपने वर्क को मैंडेटरी कर रही है या नहीं। हमारा इतना पैसा, टैक्स पेयर्स का इतना पैसा एक एक सेशन अरेंज करने के लिए हो रहा है पार्लियामेंट के, और उन सेशंस का फंक्शनिंग प्रॉपर वे से हो रहा है या नहीं, ये सारी चीजें लीडर ऑफ ऑपोजिशन एक तरह से चेक एंड बैलेंस लगाता है। जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है वो अल्टरनेटिव व्यू पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। आपकी एक तरफ रहते हैं मिनिस्टर्स और एक तरफ रहते हैं ऑपोजिशन के मेंबर्स, तो ऑपोजिशन के मेंबर्स की बात सुनना भी, उनके क्वेश्चंस को आंसर करना भी, इट इज द ड्यूटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो दैट मीन्स आप डेमोक्रेसी को वीक कर रहे हो, यू आर वायलेटिंग द स्पिरिट ऑफ पार्लियामेंट्री डिबेट। कोई भी पॉलिसी डिबेट डिस्कशन के बाद ही आनी चाहिए, आप उसको वायलेट कर रहे हो। एक तरह से डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी इज एट स्टेक। पार्लियामेंट का डिबेट और पीएम का रिप्लाई ये दिखाता है अकाउंटेबिलिटी को। ये अलाउ करता है कि गवर्नमेंट क्रिटिसिज्म को आंसर करे। अपोजिशन वाले गवर्नमेंट की पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करेंगे, बट आप अपने रिप्लाई से, आप अपने आंसर से उनको रिस्पॉन्ड करो। पार्लियामेंट टू टेस्ट एग्जीक्यूटिव डिसीजंस, जो आप डिसीजंस ले रहे हो उसको टेस्ट किया जा रहा है लेजिस्लेचर्स के थ्रू। बट इफ यू आर अवॉइडिंग द पाथ ऑफ डिबेट दैट मीन्स यू आर स्टैब्लिशिंग योर डोमिनेंस। एक तरह से प्राइम मिनिस्टर अपने डोमिनेंस को स्टैब्लिश करने की बात कर रहे हैं, चेक एंड बैलेंस को इरोड किया जा रहा है। दिस इज अगेंस्ट द डेमोक्रेसी, दिस इज अगेंस्ट द अकाउंटेबिलिटी। समझ में आया। अगर समराइज करूं, पार्लियामेंट्री कन्वेंशंस को ना फॉलो करना दैट मीन्स दे आर बीइंग डाइल्यूटेड, एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी वीक हो रही है। अगर प्राइम मिनिस्टर ने डिबेट एंड डिस्कशन को अवॉइड किया दैट मीन्स आप स्पीकर की न्यूट्रलिटी क्वेश्चन उठाई जा रही है कि क्या स्पीकर वाकई न्यूट्रल एक्ट हो रहा है या ये रूलिंग पार्टी की तरफ बायस है, रूलिंग पार्टी के वन वे को हाईवे बना रहा है। ठीक है। डेमोक्रेटिक डेलिब्रेशंस को रिड्यूस किया जा रहा है, अपोजिशन के रोल को मार्जिनलाइज किया जा रहा है। ये सारी चीजें हमें एक एडिटोरियल से सीखने को मिली। ठीक है। अब क्या करना चाहिए,
हम वे फॉरवर्ड में हमें सजेस्ट करना चाहिए कि जो पार्लियामेंट्री कन्वेंशंस हैं उनको रीअफर्म करो, उन्हें डेफिनेटली मैंडेटरी फॉलो किया जाना चाहिए। हर मेजर जो डिबेट्स हो रहे हैं उसमें पीएम का रिप्लाई जरूरी है, ठीक है। स्पीकर की इम्पार्शियलिटी को स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। अपोजिशंस के राइट टू स्पीक को प्रोटेक्ट करना है। पार्लियामेंट एज द प्राइमरी फोरम फॉर डिसेंट एंड अकाउंटेबिलिटी, तो पार्लियामेंट में हर कन्वेंशन लॉज को फॉलोज करो ताकि अकाउंटेबिलिटी, डिसेंट, डिबेट, डिस्कशन ये सारी चीजें डाइल्यूट ना हो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पार्लियामेंट इज नॉट मियरली अ लॉ मेकिंग बॉडी बट द प्राइमरी फोरम ऑफ एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी। क्रिटिकली एग्जामाइन द स्टेटमेंट इन लाइट ऑफ रीसेंट पार्लियामेंट्री फंक्शनिंग। इस तरह के क्वेश्चन यूपीएससी ने पहले भी पूछे हैं, स्टार मार्क कर लो, इस क्वेश्चन को लिखने की कोशिश करो। बहुत बढ़िया कंटेंट मैंने प्रोवाइड कर दिया है। इस कंटेंट से इन स्लाइड्स का यूज करके तुम इजीली पूरा आंसर लिख सकते हो, ठीक है। चलते हैं आगे। अ सोशल मीडिया बैन विल नॉट सेव अवर चिल्ड्रन। ये न्यूज क्या कह रही है? देखो, यूपी के गाजियाबाद में एक एक्शन हुआ जिसमें 3 बच्चियों ने सुसाइड कर लिया। बेसिकली ये जो किस्सा था ये था स्क्रीन एडिक्शन और पेरेंटल कॉन्फ्लिक्ट के बीच में। अब जब भी सोसाइटी में ऐसा कोई काम होता है कि भाई बच्चे सुसाइड कर लिए, तो उस टाइम पर इमोशनली ड्रिवन बैन की बात की जाती है। लोग काफी रिग्रेसिव हो जाते हैं और वो चाहते हैं, अभी जैसी डिमांड चल रही है, दे आर ट्राइंग कि सोशल मीडिया को बैन कर दो। जैसे ऑस्ट्रेलिया और स्पेन में बैन किया गया है सोशल मीडिया को, वैसे ही इंडिया में भी सोशल मीडिया को बैन कर दो। बट ऐसा इंडिया में इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं है। क्यों? इंडिया में सोशल मीडिया का बैन काम क्यों नहीं करेगा? पहला, बेसिकली जो एज बेसिस पर आप बैन करोगे वो पोरस है। यूजुअली चिल्ड्रन कैन बाईपास द रिस्ट्रिक्शन। अगर सोशल मीडिया रिस्ट्रिक्शन लगा भी रहा है कि 18 साल से छोटे बच्चे सोशल मीडिया नहीं चलाएंगे, तो दैट इज वेरी पोरस। आप इजिली उस टेक्नोलॉजी को निकल जाओगे, उससे निकल के आप अपनी आईडी बना सकते हो और सोशल मीडिया चला सकते हो, ठीक है। या तो गवर्नमेंट क्या करे कि गवर्नमेंट आईडीज और सोशल मीडिया अकाउंट को लिंक करे, लेकिन गवर्नमेंट ऐसा भी नहीं कर सकती है। क्यों? यहाँ पर होगी राइट टू प्राइवेसी अब्रिच। पुट्टास्वामी केस में बोला गया था कि राइट टू प्राइवेसी इज इंटीग्रल टू आर्टिकल 21, दैट मीन्स यू कांट अब्रिच समवन्स प्राइवेसी, ठीक है। दूसरी बात करें कि हम क्यों नहीं बैन कर सकते, बिकॉज इट विल इग्नोर द एडोलसेंट्स डेवलपमेंट। एडोलसेंस एक ऐसा एज है जिसमें आप अपनी आइडेंटिटी को फॉर्म करते हो, जिसमें आप पीयर इंटरेक्शंस करते हो। बहुत सारे लोगों के लिए सोशल मीडिया लाइफलाइन है, ठीक है। हर कोई पढ़ लिख कर टॉपर बन के यूपीएससी क्रैक करना नहीं चाहता है। हर किसी के अंदर सेम स्किल्स नहीं होती है। कोई क्रिएटिव भी है, किसी के अंदर पेंटिंग की क्रिएटिविटी है, सिंगिंग की क्रिएटिविटी है, एक्टिंग की क्रिएटिविटी है, तो उनके लिए सोशल मीडिया इज लाइक अ लाइफलाइन, ठीक है। तो आप अगर बैन करोगे दैट मीन्स आप एडोलसेंट के डेवलपमेंट पे ऑब्स्टिकल के जैसा काम करोगे, ठीक है। थर्ड थिंग इज जेंडर एंड सोशल इनइक्वालिटी। इंडिया में ऑलरेडी डिजिटल जेंडर गैप है ही। ओनली 33.3% women have ever used the internet according to NSO, नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस के हिसाब से इंडिया में जेंडर गैप है। अगर आपने बैन लगा दिया तो इट मे लीड टू कॉन्फिस्केशन ऑफ डिवाइसेस फ्रॉम गर्ल्स। गर्ल्स से डिवाइसेस ले लिए जाएंगे, जिससे जेंडर इनइक्वालिटी और डिजिटल एक्सक्लूजन और बढ़ सकता है, समझ रहे हो।
बेसिकली अगर बैन किया गया तो इससे एक तरह से पॉलिटिकल सिग्नल तो हो जाएगा कि सरकार ने कोई काम किया, बट ये सिर्फ काम होता हुआ दिखेगा, एक्चुअल में काम होगा नहीं। ना तो आप यहाँ पर मेंटल हेल्थ को एड्रेस कर पा रहे हो, ना आप प्लेटफॉर्म को रेगुलेट कर रहे हो। ठीक है, दिस विल क्रिएट द मोरल पैनिक। और हमें सिर्फ काम होता हुआ दिखे ऐसी सरकार नहीं चाहिए। सरकार ऐसी जो सॉल्यूशन ढूंढे, जो प्रॉब्लम को सॉल्व करे। तो अब क्वेश्चन उठेगा, मैम तो हमें करना क्या चाहिए? आप बोल रहे हो बैन तो काम नहीं करेगा, हमें शिफ्ट करना चाहिए फ्रॉम बैन टू रेगुलेशन। आप इम्पोज करो ड्यूटी ऑफ केयर, प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इम्पोज की जाए कि इट्स द ड्यूटी, देयर ड्यूटी, केयर करने की ड्यूटी उनके ऊपर इम्पोज्ड है। ऐसे एल्गोरिदम बना करके प्लेटफॉर्म्स बनाए जाएं कि कोई पर्सन उसका एडिक्टिव हो रहा है तो उस पर कंट्रोल किया जाए पहले से, ऐसे पैटर्न्स तैयार किए जाएं। दूसरा, इंडिपेंडेंट डिजिटल रेगुलेटर्स, मीटी जो है हमारी, वो रेगुलेटर्स बनाए जिसमें एक्सपर्ट हों, इंडिपेंडेंट लोग हों, ट्रांसपेरेंट ओवरसाइट किया जाए और प्लेटफॉर्म्स को रेगुलेट किया जाए। तीसरा, एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग। देखो, हमेशा पॉलिसीज जो बनाई जाती है ना, दैट शुड बी मेड डेमोक्रेटिकली, लोगों से डिबेट डिस्कशन करके आप पॉलिसीज को बनाओ। भले उनको आप इम्प्लीमेंट अच्छे स्ट्रिक्ट उसके साथ करो, बट पॉलिसी को बनाने में चिल्ड्रन को, सोशल मीडिया को, जेंडर, क्लास, रीजन, हर चीज को स्टडी करके उसके बाद पॉलिसी बनाओ। देन चाइल्ड सेंट्रिक पॉलिसी डिजाइन, सर्वे करो, को क्रिएटर्स को भी ध्यान में दिया जाए। कुछ बच्चे सोशल मीडिया की मदद से ग्रो कर रहे हैं, उनको देखते हुए पॉलिसी को डिजाइन किया जाए। बेसिकली आप डिजिटल लिटरेसी को और पेरेंटल सपोर्ट को प्रमोट करो। स्कूल्स में मीडिया लिटरेसी को स्टार्ट करो, पेरेंट्स को गाइडेंस दिए जाए, मेंटल हेल्थ और सपोर्ट सिस्टम्स बनाए जाए। ठीक है, इंस्टीड ऑफ जस्ट बैनिंग, फोकस ऑन रेगुलेशंस एंड रिफॉर्म्स। ठीक है, किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन डायरेक्ट उसको बैन कर देने से नहीं निकल जाता है। अब बात की जा रही है दूसरी इंपॉर्टेंट न्यूज, दैट इज कंट्री विल सून बी फ्री फ्रॉम नक्सलिज्म, से शाज अहेड ऑफ 31 मार्च। इस साल मेंस में नक्सलिज्म से क्वेश्चन आ रहा है, लिख के ले लो। क्यों? क्योंकि हमारा टारगेट था 31 मार्च 2026 तक हमें नक्सलिज्म को खत्म करना है इंडिया से। ठीक है, अब क्या क्या काम किए गए, कैसे कैसे किए गए, देखते हैं। पहला चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मैम ये नक्सलिज्म होता क्या है? नक्सलिज्म एक लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म आइडियोलॉजी है जो माओइस्ट से इंस्पायर्ड है, जो जिनको ऐसा लगता है कि हम आर्म्ड रेवोल्यूशन करके सरकार को ओवरथ्रू कर दें और अपनी सरकार बनाएं और एक कम्युनिस्ट स्टेट को फॉर्म करें। ठीक है, आर्म्ड रेवोल्यूशन दैट मीन्स वायलेंस का पाथ एडॉप्ट करते हैं ये लोग। ठीक है, इंडिया में 1967 में एक नक्सलबारी विलेज था वेस्ट बंगाल में, वहां से नक्सल मूवमेंट स्टार्ट होता है। दो मेजर लीडर चारू मजूमदार और कानू सान्याल, इन दोनों ने नक्सलिज्म आइडियोलॉजी को प्रमोट किया। बेसिकली भारत का जो सेंट्रल एरिया वाला रीजन है, छत्तीसगढ़, झारखंड, कुछ पार्ट महाराष्ट्र का, तेलंगाना, उड़ीसा, ये एरियाज में नक्सलिज्म बहुत ज्यादा फैला हुआ था। ठीक है, अब इसे धीरे धीरे कम करने की बात की गई है। पहले क्वेश्चन उठता है, मैम नक्सलिज्म फैला क्यों? पहला चीज, सोशियो इकोनॉमिक कॉजेस। आपने ट्राइबल लोगों को लैंड एलिनेशन कर दिया, दैट मीन्स जिन लोगों की वो लैंड थी उससे उनको निकाल दिया गया।
ये शुरू हुआ था ब्रिटिशर्स के दौर से। ब्रिटिशर्स ने कई सारे लोगों की जमीन हड़प ली थी। उसके बाद फ्रीडम के बाद 1947 के बाद हमने लैंड रिफॉर्म्स मूवमेंट लाए, जिसमें वापस से हमने लोगों की लैंड ली। ट्राइबल लोगों का डिस्प्लेसमेंट हुआ। डिस्प्लेसमेंट होने के साथ साथ पावर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, दे वर हैविंग लैक ऑफ इवन बेसिक सर्विसेज। इन सब ये सारे सोशियो इकोनॉमिक कॉजेस बने जिसने नक्सलिज्म को प्रमोट किया। किसी का लैंड लोगे, किसी को डिस्प्लेस करोगे, वो ऑब्वियस सी बात है पुअर हो जाएगा, वो बेसिक सर्विसेज को भी फुलफिल नहीं कर पाएगा। क्या करेगा वो तो रेवोल्यूशन करेगा ही ना। गवर्नेंस बेहतर तरीके से नहीं इम्प्लीमेंट हो पा रहा था। हम कह रहे हैं फॉरेस्ट राइट एक्ट्स के तहत लोगों के राइट को प्रोटेक्ट किया गया, बट उसका वीक इम्प्लीमेंटेशन रहा। पुलिस ने अपनी ज्यादती दिखाई, इन एरियाज में करप्शन बहुत अधिक बढ़ा। ठीक है, इन सारे रीजंस की वजह से नक्सलिज्म प्रमोट हुआ। पॉलिटिकल फैक्टर्स की अगर मैं बात करूं तो इन ट्राइबल लोगों को डिसीजन मेकिंग से दूर रखा गया। ठीक है, बेसिकली डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस जो है वो ग्रास रूट लेवल तक पहुंच ही नहीं पाए, जिसकी वजह से नक्सलिज्म जैसी आइडियोलॉजी प्रमोट हुई। ठीक है, इन लोगों ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अंडरमाइन किया। इन्होंने कहा कि हम पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को फॉलो नहीं करेंगे। गोरिल्ला वारफेयर, एम्बिशस जैसी टेक्निक इस्तेमाल की और इनका एक ही एम था कि हमें कम्युनिस्ट स्टेट को स्टैब्लिश करना है। लेकिन गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसीज अडॉप्ट की, कुछ रास्ता अपनाया। कौन कौन सा रास्ता, जिससे कि हम नक्सलिज्म से लड़ पाए। पहला जो स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट की गई गवर्नमेंट के द्वारा वो थी कि इन्होंने अपने सिक्योरिटी ऑपरेशंस को इंटेंसिफाई किया। सीआरपीएफ के जवान, इंडियन बॉर्डर फोर्स, अलग अलग फोर्सेस को इन अफेक्टेड एरियाज में डिप्लॉय किया गया। ठीक है, टारगेट किया गया कि जो माओइस्ट लोग हैं इनका फाइनेंशियल नेटवर्क कहाँ से आ रहा है, इनके पास पैसा। ठीक है, जो ये अफेक्टेड एरियाज हैं जहाँ पर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है, उन एरियाज में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए गए, रोड्स बनाए गए, स्कूल्स बनाए गए। ठीक है, इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन को बढ़ाया गया आपस में, जैसे छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा, इन सब एरियाज में नक्सलिज्म है। बॉर्डर एरियाज में सबसे ज़्यादा है। तो स्टेट्स आपस में कोऑर्डिनेट करें ताकि कोई भी माओइस्ट स्केप ना कर पाए। ठीक है, साथ के साथ सरेंडर और रिहैबिलिटेशन पॉलिसीज को स्ट्रेंथन किया गया। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज नक्सलिज्म के बारे में जब भी बात हो, समाधान को लिखना मत भूलना। मीन्स में समाधान का फुल फॉर्म है, एस मीन्स स्मार्ट लीडरशिप, ए मीन्स एग्रेसिव स्ट्रैटेजी, एम मीन्स मोटिवेशन एंड ट्रेनिंग, A means actionable intelligence, then dashboard based KPIs, harnessing technology, action plan for theater, and no access to financing. समाधान स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट करके हमने डेवलपमेंट मेजर्स लाए, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, लोगों को प्रोवाइड किया कि अगर आप सरेंडर कर रहे हो तो आपको मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी इंसेंटिव्स दिए जाएंगे, स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी, लीगल एड प्रोवाइड की जाएगी ताकि आप वापस से अपना जीवन शुरू कर सको। इस तरह से हमने कोशिश की कि जो वायलेंट इंसिडेंट्स हैं, जो फैटेलिटीज़ हैं, जो अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उन सब में गवर्नेंस को इम्प्रूव किया जाए और लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को ख़त्म किया जाए। अमित शाह जी कह रहे हैं कि हमने अपने टारगेट के पहले ही लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को ख़त्म कर दिया है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले सेशन में।
अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल एज वेल एज शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। इस लेक्चर की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी और उसकी लिंक प्रोवाइडेड है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू।